ओके स्टूडेंट्स, हम लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे फाइलम जो है वो एनीलिडा पढ़ रहे थे। जी अब आ रही है सबको आवाज? यस मैम। जी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको जो लिंक होता है वो लेक्चर का शेयर किया जाता है। कनीस आपको वहां से समझ नहीं आती? मैम आ जाती है समझ में। ये जो आपकी क्लास होती है ये रिकॉर्ड करके जो यूट्यूब पे अपलोड करके वहाँ लिंक आपको जो है वो शेयर कर दिया जाता है। ओके नेक्स्ट, आज हमने फाइलम जो एनिलिडा पढ़ रहे थे उसके हमने कुछ करेक्टर्स पढ़े थे, लोकोमोशन पढ़ी थी और इसके अलावा उसके जनरल जो करेक्टर्स थे वो डिस्कस किए थे। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें जो एनिलिड्स में मौजूद होता है वो होता है ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक का ये मतलब है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें माउथ भी होता है और एनस भी होता है। इसके अलावा जितने हमने अभी तक जो फाइलम पढ़े थे उसमें मोस्टली हमने सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। सैक लाइक में ये होता है कि जस्ट माउथ होता है जिससे फूड एंटर भी होती है और एग्जिट भी होती है। मैम आपकी आवाज नहीं सही से आ रही, कट कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है? सब स्टूडेंट्स को कट के आ रही है? नो मैम। नो मैम। जिसको कट के आ रही है वो अपना दोबारा से कनेक्ट करें। ओके इसमें ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है एनिलिड का। इसमें हमारे पास माउथ है और माउथ से जो है वो फूड एंटर होगी और फूड एंटर होने के बाद फेरेंक्स से गुजरेगी और फेरेंक्स के बाद ईसोफिगस और फिर उसके बाद क्रॉप। क्रॉप की हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो फूड होती है वो स्टोर कर ली जाती है। जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, फूड चाहिए होती है, तो इसी स्टोर फूड को है वो यूटिलाइज किया जाता है। और इसके बाद क्रॉप से जो फूड है वो गीजर्ड में और गीजर्ड के बाद इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगी। जो गीजर्ड होता है इसका बेसिकली ये काम होता है कि ग्राइंडिंग करना, जो फूड होती है उसको स्मॉलर से जो है लार्ज से जो है वो स्मॉल पीसीज बनाने होते हैं और उसकी ग्राइंडिंग करनी होती है, मेस्टिकेशन करनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो एनिलिड है ये उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एनिलिडा फाइलम है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स इनवर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है वो होता है क्लोज टाइप। हम दो तरह की टाइप्स पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है, हम वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स फॉर एग्जांपल आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन जब हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव नहीं करता। उसमें जो हीमोसील होती है, जो उसका सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, उसमें मूव करता है। उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो ब्लड होता है उसका कलर हम देखते हैं कि ब्लड का मोस्टली कलर जो होता है वो रेड होता है। वो रेड क्यों होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो है वो ब्लड जो है वो कलर रेड देती है। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स में हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल ब्लड वेसल्स। ठीक है, और यही जो डॉर्सल और वेंट्रल जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये इनकी जो लोकेशन होती है उनकी बिना पे डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जब हम डॉर्सल की बात करते हैं तो डॉर्सल में ये कि जो बैकवर्ड पोजीशन में जो वेसल्स मौजूद होंगी उनको कहेंगे हम डॉर्सल। ठीक है, वेंट्रल में ये होता है कि जो इन फ्रंट ऑफ द बॉडी मौजूद होती है उनको हम कहते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल्स। और इसमें जो हार्ट की तादाद होती है, नंबर होता है, वो एक भी, दो भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
ये हमारे पास एनिलिड की एग्जांपल है। इसमें ये हमारे पास इंटीरियर पार्ट है, फ्रंट पार्ट, और ये हमारे पास पोस्टीरियर है, ये एनस वाला पार्ट। ठीक है, इसमें हम ये वेंट्रल वेसल्स की बात करते हैं कि ये वेंट्रल वेसल्स जो है वो जो कि इन फ्रंट जो मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रल, और इसके अलावा जो जो डॉर्सल साइड्स पे मौजूद होंगी उन्हें हम कहेंगे डॉर्सल वेसल्स। ठीक है, और ये जो दोनों वेसल्स होते हैं ये गैंग्लिया से जो है जो एनिलिड्स में ब्रेन होता है उससे अराइज करते हैं, और ये अलोंग द लेंथ जो है वो बॉडी के फैली हुई होती हैं, और इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो मैसेज होता है उसको कन्वे किया जा सके, जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह की जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटीरियर पोर्शन से जो मटेरियल्स है ट्रांसपोर्ट होनी है वो पोस्टीरियर पार्ट पे वो इन्हीं वेसल्स के थ्रू होगी ब्लड की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। वॉइस बंद करें जिस भी स्टूडेंट के ओपन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये पढ़ना है कि इनमें कोई रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स की, तो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे पास जो है वो लंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जब हम एनिलिड्स की बात करते हैं तो इनमें हमारे पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। इनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो थ्रू द स्किन होती है, और स्किन से किस तरह से होगी, डिफ्यूजन के जरिए से। डिफ्यूजन का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और इस तरह से जो लिक्विड होता है, ब्लड होता है, उसमें एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से जो इंटरनल जो गैसेस होंगी जो डिफ्यूजन के थ्रू ही स्किन के ज़रिए से आउटसाइड जो इन्वायरमेंट होता है उसमें रिमूव कर दें। इस तरह से ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है स्किन। ठीक है, इनमें कोई स्पेशल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं होता। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम आपने बॉयज़ को लिंक सेंड नहीं किया, वो सभी पूछ रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे थे एक्सक्रीशन, कि इनमें जो एक्सक्रीशन होती है, जो वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी में डेवलप होता है, बनता है, वो किस तरह से जो है वो बाहर रिमूव करेगा। एक्सक्रीशन के लिए इनमें ट्यूब लाइक ऑर्गन मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रीडिया। ठीक है, और नेफ्रीडिया जो है ये हर जो सेगमेंट होता है, हमने पहले पढ़ा कि इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, और उसी सेगमेंटेड बॉडी में हर जगह पे जो है ये मौजूद होंगे नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया का बेसिकली काम ये होगा कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करना। ठीक है, इसमें ये डायग्राम में ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, इसमें ये हमारे पास ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है नेफ्रीडिया,
और इस नेफ्रीडिया को जो इनलार्ज करके डायसेक्शन करके दिखाया गया, इसमें ये हमारे पास ये जो आपको फनल नज़र आ रही है जो कि सीलिया से जो फिल की हुई है, इसकी जो आउटर सरफेस पे सीलिया मौजूद है, इसको हम कह रहे हैं नेफ्रोस्ट्रोम। ठीक है, और ये हमारे पास ट्यूब है जो कि कन्वोलेटेड की हुई है, ठीक है, जाल बिछा हुआ है इसमें ये, और ये जो हमारे पास एंड पे हमें पोर नज़र आ रहा है आउटसाइड द बॉडी, इसे हम कह रहे हैं नेफ्रीडियो पोर। और ये जो हमें रेड कलर नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं नेफ्रिक टिब्यूल या फिर कैपिलरी जो नेटवर्क होता है उसको। ठीक है, जो कैपिलरीज बिछी हुई हैं उसको हम कह रहे हैं कैपिलरीज का ये नेटवर्क है। बेसिकली क्या होता है कि हर सेगमेंट में ये नेफ्रीडियोपोर्स मौजूद होते हैं, इनका एक पेयर होता है या पेयर से ज़्यादा होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो सिलिएटेड फनल जिसको हम नेफ्रोस्टोम कह रहे हैं, इन्होंने सेगमेंट में से जो फ्लूइड होता है उसको लेके पूरी ये जो हमारे पास ट्यूब नज़र आ रही है इसमें से एब्जॉर्ब करके मटेरियल को पास करके जितनी एब्जॉर्प्शन जो होगी, जो यूज़फुल मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, मिनरल्स की, वो दोबारा से इस ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास होगा, जो फीसिस बच जाएंगे, वो इससे नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो एब्जॉर्प्शन होगी इस टिब्यूल्स में, और इन्हीं टिब्यूल से जो कैपिलरीज जो नेटवर्क बिछा हुआ है, ये कैपिलरीज जो है ये इसी टिब्यूल में से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इस तरह से यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी, और एक्सक्रीशन जो है ये स्पोर जो हमें नेफ्रीडियोपोर नज़र आ रहा है, स्पोर के थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन होगी, वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा। जो कॉकरोच फाइलम नहीं है, कॉकरोच जो है वो इंसेक्ट के एक एग्जांपल है, आर्थ्रोपोड में आते हैं, और जो एनिलिड है उसमें जो है वो ना तो आर्थ्रोपोड्स आते हैं और ना ही कॉकरोच आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की और सर्कुलेटरी सिस्टम की? एनी क्वेश्चन? मैम जी हमारा तो अभी ज्वाइन हुआ है, हमें थोड़ा सा बता दें पिछला। ओके, ये हमारे पास जिन बॉयज़ का मिस हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे एनिलिड्स का, उसमें हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस करना है। कंप्लीट या इसे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस पे एंड होता है। ठीक है, और इसमें ये हमारे पास माउथ पार्ट है, और ये हमारे पास फेरेंक्स है, और ये हमारे पास ईसोफिगस है, और ये हमारे पास क्रॉप है। क्रॉप का बेसिकली ये होता है कि यहाँ से फूड गुजर के क्रॉप में जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर कर ली जाती है, और स्टोर करने के बाद जब फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जब चाहिए होती है एनर्जी, तो इसी फूड को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। और गीजर्ड में ये काम होता है कि जो फूड होती है उसको ग्राइंड करके स्मॉलर पीसीज में, लार्ज पीसीज को स्मॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इसके बाद गीजर से ये जो फूड होती है इंटेस्टाइन से गुजार के, इंटेस्टाइन से जब गुजरती है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जितनी भी एब्जॉर्प्शन होगी, जो यूजफुल मटेरियल होगा वो एब्जॉर्ब करके बाकी जो फीसिस रह जाएंगे वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एनिलिड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनिलिड्स का होता है वो क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का ये मतलब है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में ही घूमता फिरता रहेगा, वो हीमोसील में, या हम दूसरी बात करते हैं तो वो टिश्यू लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा। ब्लड वेसल्स हम कहते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को। और इसमें हमारे पास जो रेड कलर होता है ब्लड का, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स में हमारे पास डॉर्सल और वेंट्रल जो है वो टाइप्स हैं ब्लड वेसल्स की, और यही जो ब्लड वेसल्स हैं ये अपनी लोकेशन की बिना पे डिफरेंस होती हैं। ठीक है, जो इन फ्रंट होगा बॉडी के, जैसे हम डॉर्सल का पढ़ते हैं कि वो बैकवर्ड होती है बॉडी के, और जो वेंट्रल होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ द बॉडी होते हैं, और इनका बेसिकली ये काम होता है
कि जो मटेरियल होता है, जो ब्लड होता है, वो इंटीरियर पोर्शन से पोस्टीरियर पोर्शन में ट्रैवल किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यहाँ पे हम एक हीमोग्लोबिन की बात की गई है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है और इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, और ऑक्सीजन को कैरी करके लंग से जो बॉडी टिश्यूज होते हैं वहां तक पहुंचाना, और इस तरह से ये गैसियस एक्सचेंज में जो है हेल्प करता है। मैम जी मैम मैम जिनमें हीमोग्लोबिन मिसिंग होती है, जिनका ब्लड जो होता है वाइट होता है, जिस तरह कॉकरोच है, तो मैम वहाँ पे फिर ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होती है बॉडी के टिश्यूज को? वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, उनमें जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, और उसमें जो हम बात करते हैं हीमोसील की, ठीक है, उसमें जी हीमोसील मैम। मौजूद होता है, उसमें हीमोलिम्फ जो है वो मौजूद नहीं होता, उनमें ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं होती। और हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। ये जब हम आर्थ्रोपोड्स का पढ़ेंगे तो उसमें आर्थ्रोपोड्स की ये जो हीमोसील है, इसके अलावा जो दूसरे पिगमेंट्स हैं जिनका कलर ब्लू और ग्रीन होता है, वो किस वजह से होता है, उनमें पिगमेंट्स डिफरेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं ये डिफरेंट होते हैं, सेम इसी तरह से जैसे हीमोग्लोबिन मौजूद होता है एनिलिड्स में, ठीक है। और इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स की, तो उनमें भी मौजूद होता है। क्लियर है। और जो हम इसमें आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, उसमें जो हीमोसील मौजूद होता है, उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप नहीं होता, उनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जिनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के। जी मैम। इसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन के थ्रू होगी, और स्किन में किस तरह से, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन का ये होता है बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और स्किन से एब्जॉर्ब करके वो बॉडी में एंटर हो जाएंगे, और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो फॉर एग्जांपल जो यूजफुल मटेरियल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वो स्किन के थ्रू ही बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि जो स्किन होती है उसको मॉइस्ट करना। इनमें स्पेशली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है या ऑर्गन मौजूद नहीं होते, सेम इसी तरह से जैसे हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, ह्यूमंस में लंग्स मौजूद होते हैं, इसके अलावा इनमें जो बेसिक यूनिट होते हैं एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलर स्ट्रक्चर है, वो मौजूद होता है, जो कि टिश्यू लेवल पे गैसियस का एक्सचेंज करवाता है। इनमें कोई रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है या सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। इसके बाद हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन में ये है कि जो यूजफुल मटेरियल होता है बॉडी को चाहिए होता है, वो जो टिब्यूल सिस्टम है उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनमें जो एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स, जो ऑर्गन्स यूज किए जाते हैं उनको नेफ्रीडिया कहते हैं हम, ठीक है। और नेफ्रीडिया का बेसिकली काम ये है, हमारे पास ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है और हर सेगमेंट में एक ट्यूब्यूल है, और हर सेगमेंट में एक ट्यूब्यूल के साथ साथ इसका ये जो सिलिएटेड फनल है, जो हमारे पास फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि सीलिया से कवर की गई है, इसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, ये हर सेगमेंट में मौजूद होगी। और इसका बेसिकली काम ये होगा कि जो इसका नेक्स्ट सेगमेंट होगा, इस फॉर एग्जांपल इसका ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा, और इस नेक्स्ट सेगमेंट से इसमें जो फिलोमिक फ्लूइड होता है जो मूव कर रहा होता है उसको कलेक्ट करके ये जो हमारे पास येलो कलर की कन्वोल्यूटेड जो है वो ट्यूब्यूल जो है वो हमारे पास नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं यहाँ से ये गुजरेगा, ठीक है, सिलिएटेड फनल के थ्रू। जब ये यहाँ से गुजरेगा इन ट्यूब्यूल में से, तो जो यूजफुल मटेरियल होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यूजफुल में हम वाटर की बात करते हैं, इसके अलावा आयंस की बात करते हैं, अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर होती हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए या अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए होती है, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। उसके बाद जो इन्हीं सब ट्यूब्यूल से गुजरने के बाद जब फूड जो है वो इसमें ब्लैडर में इकट्ठी होगी, ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए इकट्ठी होती है,
ठीक है, स्टोर कर ली जाती है, लेकिन जब ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है, जब इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो जस्ट वो रह जाता है, इसमें से जो यूजफुल मटेरियल है वो जो टिब्यूल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वेस्ट मटेरियल इस पोर जिसको हम कह रहे हैं, ब्लैडर के एंड पे एक पोर होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियो पोर। इस पोर के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये हर नेफ्रीडिया का एक पेयर जो है वो ईच सेगमेंट में मौजूद होगा। एक पेयर भी हो सकता है या एक से ज्यादा पेयर भी मौजूद हो सकते हैं नेफ्रीडिया के। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कैपलरीज नेटवर्क आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, इन कैपलरीज का बेसिकली ये फंक्शन होता है, जो टिब्यूल से मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये कैपलरीज उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इन ये कैपलरीज एब्जॉर्ब करने के बाद ये बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको सप्लाई कर देती हैं जहाँ तक कैपलरीज पहुंच रही होती हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम आपने क्लोज यस मैम। मैम आपने क्लोज और ओपन का क्या बताया, वो दोबारा बता दें इसका डिफरेंस। किसके ओपन का? क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बताया आपने बात की, वो दोबारा बता दें। अच्छा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है कि जो ब्लड होता है मोस्टली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव करता है। ठीक है, जी जब मैम। हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता। ठीक है, वो जो फ्लूइड की हम बात करते हैं उसमें फॉर एग्जांपल हीमोसील है, उनमें मूव करेगा और उन्हीं के थ्रू होता हुआ ये टिश्यू लेवल तक पहुंच जाता है। ब्लड वेसल्स में हम देखते हैं कि आर्टरीज, आर्टरीज के बाद जो है वो कैपिलरीज तक पहुंचेगा और फिर टिश्यू लेवल पे पहुंचेगा। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता, मैम सर्कुलेट लिम्फ में मूव करता है, लिम्फ में लिम्फ के। नहीं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो होता है उसमें मूव करता है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है वो हर इनवर्टिब्रेट्स है उसमें डिफरेंट है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़नी है कि नेफ्रीडिया की टाइप्स पढ़नी है। इसमें मोस्टली जी जिस ज्वाइन कर ले, मैं तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको साथ साथ ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया में हमने देखा कि जो हमारे पास सिलिएटेड फनल है जिसको हम नेफ्रोस्टोम कह रहे हैं, उसका बेसिकली क्या काम है कि दैट प्रोजेक्ट्स थ्रू द इंटीरियर सेप्टम, ठीक है, इनटू द सिलोम ऑफ द एडजेसेंट सेगमेंट। ये हमारे पास सेप्टम मौजूद है, इसमें से ये जो सिलिएटेड फनल जो है नेफ्रोस्टोम जो है जो कलेक्टेड करती है सर्कुलेटिंग फ्लूइड को, इसको हम कह रहे हैं कि ये ओवरऑल जो है मेटानेफ्रीडिया में आता है। ठीक है, और ईच सेगमेंट में ये डिफरेंट होता है और ये सेगमेंट टू सेगमेंट जो है वो वेरी करेगा और कलेक्शन करेगा, और नेक्स्ट जो सेगमेंट होगे वहां तक मटेरियल्स को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मेटानेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया में ये होता है कि ऐसी टिब्यूल जिसका एक साइड जो है, एक एंड जो है वो क्लोज होता है और जो दूसरा एंड जो होता है वो ओपन होता है, और जो आउटसाइड द बॉडी जो है वो मूव करे उसे हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। आउटसाइड द बॉडी इसलिए होता है ताकि जो फीसेस होते हैं या वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जा सके। ठीक है, ये आपने प्रोटोनेफ्रीडिया में और मेटानेफ्रीडिया में जो है वो डिफरेंस मैम याद रखना है। जी मैम ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये सबके अंदर ही होता है जिस तरह ह्यूमंस में होता है, या ये अर्थवर्म्स में भी होता है? नहीं, जो रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो ओवरऑल जितने भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं सब में होता है। ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है उसमें मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होंगे, किसी में डिफ्यूजन से होगा, किसी में ऑस्मोसिस से होगा और किसी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा, इस तरह से। लेकिन मैम हम जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बेसिकली इसलिए होती है जो फूड डाइजेस्ट की गई है उसमें से जो यूजफुल मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल में ना जा सके, ताकि वो उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करके बॉडी के लिए यूटिलाइज किया जा सके।
जी मैम हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स रीअब्जॉर्ब करते हैं वो बाकी तमाम से ज्यादा एडवांस हैं। ये भी कह सकते हैं, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मोस्टली हर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में होती है। ओके मैम, लेकिन जैसे थैंक जैसे हम फाइलम से नेक्स्ट हायर वर्टिब्रेट्स में जाएंगे तो उसमें जो एडवांसमेंट है वो आती जाती है। फॉर एग्जांपल हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का जैसे हमने पढ़ा, इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, और इसके अलावा नेक्स्ट हम जो वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे उसमें मौजूद होगा। ठीक है, ये एडवांसमेंट है। इसके अलावा जब हम पोरीफेरा की बात कर रहे थे तो ना तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम था और ना ही रेस्पिरेटरी। उसके अलावा उसमें जो दूसरा सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए उसमें वो भी मौजूद नहीं था। इस तरह से जब हम फाइलम से फाइलम में नेक्स्ट फाइलम में मूव करते हैं तो उसका बेसिकली ये फंक्शन है कि उसमें जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। यू। यस मैम। ठीक है, इसमें और यहाँ पे नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम इसमें ब्रेन पे कंसिस्ट होता है और डबल नर्व कॉर्ड पे। ठीक है, विद गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। जो गैंग्लिया होता है वो मोस्टली जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है। ठीक है, और जितने भी सेल बॉडीज हैं उनको कलेक्ट करके गैंग्लिया, और इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है एज ए ब्रेन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास ब्रेन है, और इसके ऑपोजिट में ये हमारे पास जो वेंट्रल पोजीशन में हमें नजर आ रही है ये नर्व कॉर्ड है। इसमें से ये नर्व्स निकलती हैं और इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि जो ब्रेन से मैसेज कन्वे किया जाता है उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस में ये होता है कि अगर हम किसी भी गर्म चीज़, फॉर एग्जांपल पतीली है, उसको टच करते हैं तो हमें जो गर्म हाथ होने की फीलिंग जो आती है वो हमारा ब्रेन जो है उसको एक्टिवेट करता है कि इससे हाथ जो है वो आपको साइड पे हटा लेना चाहिए, जल जाएगा। ठीक है, इसमें जो ब्रेन का जो मोस्टली फंक्शन होता है वो ये होता है कि मैसेज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कन्वे करके टारगेट पे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली किस तरह से होती है। सेक्सुअली में मोस्टली ये है कि इसमें जो फ्लूइड्स होते हैं आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल पोर टू द फीमेल पोर। ठीक है, जो मेल पोर से फ्लूइड जो होता है उसका बेसिकली फंक्शन होता है कि मेल पोर से फीमेल पोर तक जो जी जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एज कम्पेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़्यादा एडवांस है। कैमरा ऑफ करो। ठीक है, और इसके अलावा जी जो मैसेज होता है ब्रेन से वो न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्सिस के जरिए से कवर किया जाता है नर्व्स के थ्रू। उसके बाद सेक्सुअली और एसेक्सुअली में हमारे पास फ्यूजन है। ठीक है, जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं कि बॉडी जो है वो उसको कट कर दिया जाए, जो उसका टेल जो होता है, टेल पार्ट जो है वो अलग होके ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, और इसको हम रीजनरेशन भी कहते हैं। और रीजनरेशन की जो एबिलिटी होती है सेम जिस तरह से स्पॉन्जेस में मौजूद है, इसी तरह से जो एनिलिड्स के मेंबर्स हैं उनमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। और फिशन इसमें यही है कि जो मल्टीपल फिशन भी हो सकती है और बाइनरी भी हो सकती है, टू में भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, हार्मेफ्रोडाइटिज्म का ये मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही जो इंडिविजुअल होता है उसी में डेवलप करते हैं। ठीक है, और गोनो कॉर्चिटस जो है वो उसी को ही हार्मेफ्रोडाइटिज्म को कहते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एनिलिड्स होते हैं उसमें मेटामरिज्म और जो टैग्मेटाइजेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो एनिलिड्स की बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है,
और इसी सेगमेंट्स में डिवाइड होने की वजह से इसको हम ये कहते हैं कि जो एनालिट्स की बॉडी होती है वो मेटामेरिक फॉर्म में होती है या मेटामरिज्म उसमें शो की जाती है, मौजूद होती है। जब हम ये बात करते हैं कि उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं और उसी सेगमेंट्स में जो है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर्स की बिना पर उनके हर सेगमेंट में जो हर सिस्टम जो है वो मौजूद होगा। जिस भी स्टूडेंट का कैमरा ऑन है वो अपना कैमरा ऑफ कर लें। यहाँ तक आपको कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो? मैम जी मैम हमने तो पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा में होता है मेटामॉर्फोसिस, तो आर्थ्रोपोडा में नहीं होती, वो कैटरपिलर्स और वहां पे जाके बनती है। तो यहाँ तो हम एनालिड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेट कैसे? मेटामॉर्फोसिस और चीज है, मेटामरिज्म और चीज है। मेटामरिज्म का ये मकसद होता है कि जो बॉडी हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि जो एनिलिड्स होते हैं इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, हर बॉडी में सेगमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जी मैम। आप मेटामॉर्फोसिस की बात करें उसमें होती है लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेजेस में जी ये मैम। होता है कि जो प्यूपा होता है, लार्वा होता है, उसने प्यूपा में और एडल्ट में चेंज होना होता है, और इनकम्प्लीट में वो एडल्ट में चेंज नहीं होता, वो नीम्फ वैसे का वैसे ही रहता है। मेटामॉर्फोसिस ये होती है। जब मेटामरिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, और आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हर सेगमेंट में एक तो उसकी लोकोमोशन के लिए सीटी और दूसरा पैरापोडिया जी मौजूद होंगे। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि उसके जो नेफ्रीडिया होते हैं ऑर्गन्स वो मौजूद होंगे। नर्वस सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो उसमें जो नर्व कॉर्ड्स हैं उसके अलावा जो उसमें नर्व्स मौजूद होती हैं वो नर्वस सिस्टम के लिए हैं, ठीक है, जो कि गैंग्लिया से और ब्रेन से अराइज करती हैं। जी मैम। और इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बॉडी के हर पार्ट में, जैसे हमने कैपिलरी नेटवर्क जो एक्सक्रीशन का पढ़ा उसमें मौजूद है। और उनका बेसिकली ये काम होता है कि जो ब्लड होता है उसको वेसल्स के अंदर ही रखना, उसको बाहर ना निकलने दिया जाए। और उन्हीं वेसल्स के थ्रू जो ब्लड होता है वो बॉडी के एक पार्ट से, फॉर एग्जांपल एंटीरियर से जो है वो पोस्टीरियर की तरफ मूव करता है। और जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होती है। क्या जी ये मैम। डिफरेंस है मेटामरिज्म में और मेटामॉर्फोसिस में? ओके मैम। ओके आपके जस्ट 3 सेकेंड रहते हैं, 3 मिनट। इसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। मैं आपको न्यू लिंक शेयर करती हूँ, तो वहाँ से क्लास जो है वो ज्वाइन करके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। ओके, टेंशन मत लीजिएगा। ओके मैम।